यह कहानी एक भयानक तूफान से शुरू होती है जो कुछ ही सेकंडों में हजारों लोगों की जान ले लेता है। यह तबाही अमेरिका की सेना द्वारा गलती से एक प्रयोगात्मक हथियार चलाने के कारण होती है, जिससे होबार्ट शहर पूरी तरह तबाह हो जाता है। इसके बाद कहानी एवा पर आती है, जो हवाई जहाज से यात्रा कर रही होती है। उसके पास बैठी एक महिला को अब भी उम्मीद है कि उसका बेटा जिंदा होगा। न्यूज रिपोर्ट में बताया जाता है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से द्वीप पर मौजूद सभी जीवों का दिमागी सिस्टम फेल हो गया और सभी की मौत हो गई। जिसके बाद एवा डेवेंटपोर्ट पहुंचती है और डेड बॉडीज को निकालने के लिए वॉलंटियर के रूप में अपना नाम दर्ज कराती है। वह दक्षिणी इलाके में जाने वाली टीम में शामिल होना चाहती है, लेकिन एक सैनिक उसे बताती है कि अभी कोई भी होबार्ट के दक्षिण की ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि पूरा शहर अभी भी जल रहा है। वह एवा से कहती है कि वह अपनी यूनिट के साथ ही रहे, बाद में उसे दक्षिण जाने का मौका मिल जाएगा। जब उससे पूछा जाता है कि वहां उसका कौन है, तो एवा जवाब देती है, मेरा पति। कैप्टन उन्हें बताता है कि मौतों की अफवाहें सच हैं। वह कहता है कि मिलिट्री मरे हुए लोगों को सम्मान और गरिमा के साथ संभालेगी। वे यह भी बताते हैं कि मरे हुए लोग शांत हैं और बहुत धीरे धीरे हिलते हैं। यह सब सुनकर एवा को अपने पति मिच के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, खासकर बस में की गई उनकी यात्राएं। एक आदमी सोल्जर से पूछता है कि अब तक कितने लोग वापस लौटे हैं, लेकिन सोल्जर इस सवाल को टाल देता है। पूरा शहर जलते हुए घरों से भरा हुआ था। एवा एक वीरान घर में घुसती है। वह परिवार की पुरानी तस्वीरें देखती है और अंधेरे में लोगों के निशान ढूंढती है। जैसे ही वह खिड़की का पर्दा हटाती है, वह डर जाती है, क्योंकि गार्डन में 3 लाशें पड़ी होती थी। एवा एक और महिला के साथ मिलकर एक डेड बॉडी को बाहर ले जाती है। वह महिला यह सब देखकर घबरा जाती है और आगे काम करने से मना कर देती है। कुछ और वॉलंटियर भी इस काम को जारी नहीं रख पाते। इसके बाद एवा की मुलाकात क्ले नाम के एक आदमी से होती है। दोनों मिलकर एक टीम बनाते हैं और डेड बॉडीज को बाहर निकालने का काम शुरू करते हैं। वे एक एक करके घरों में घुसते हैं और अंदर पड़े डेड बॉडीज को निकालते हैं। एक घर में उन्हें एक भारी शरीर वाली महिला को उठाने में बहुत दिक्कत होती है। उस महिला की शादी की तस्वीरें देखकर एवा को अपनी शादी का दिन याद आ जाता है, जब उसकी शादी मिच से हुई थी। बाहर जब सभी लोग लंच कर रहे होते हैं, एवा को फ्लाइट में मिली वही महिला दिखाई देती है जिसका बेटा मर चुका होता है। वह जोर जोर से रो रही होती है और खुद को संभाल नहीं पा रही होती। यह देखकर एवा और भी टूट जाती है। खोज जारी रखते हुए एवा को एक बेबी कैरेज दिखती है। उसे देखकर उसे याद आता है कि वह कभी मां नहीं बन पाई थी। ये बात उसके दिल को बहुत दुखी कर देती है। आगे बढ़ते हुए एवा जमीन पर खून से सने पैरों के निशान देखती है। उन निशानों का पीछा करते हुए वह एक ऐसे आदमी को देखती है जो पूरी तरह खून से लथपथ होता है। क्ले तुरंत बाहर जाकर सोल्जर्स को सिग्नल देता है। तभी एवा और उस आदमी की नजरें मिलती हैं। कुछ ही पलों में सोल्जर वहां आ जाते हैं और उस आदमी को गोली मार देते हैं। बाद में एक पादरी मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद सभी डेड बॉडीज को एक बड़े गड्ढे में डालकर दफना दिया जाता है। यह सब देखकर एवा अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। रात में एवा उस रास्ते को मार्क करती है जो वुडब्रिज के एंसो रिसोर्ट तक जाता है, जहां डिजास्टर से पहले उसका पति मिच ठहरा हुआ था। वह जगह यहाँ से केवल 200 माइल्स दूर होती है। एवा भागकर वहां जाने का फैसला कर लेती है। जब वह किचन के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो एक सोल्जर उसे पकड़ लेती है और वापस अपने कमरे में जाने को कहती है। बाद में एवा एक छोटी सी पार्टी में जाती है और क्ले के पास बैठ जाती है। क्ले उसे ड्रिंक ऑफर करता है और पूछता है कि वह होबार्ट क्यों आई है। इस पर एवा बताती है कि उसका पति वुडब्रिज में काम के सिलसिले में गया हुआ था। वह गैरेज में मिले उस आदमी के बारे में भी बताती है और जोर देकर कहती है कि वह आदमी पूरी तरह मरा हुआ नहीं लग रहा था। उसका एक हिस्सा अब भी जिंदा सा लग रहा था। वह डरा हुआ और खोया हुआ था, लेकिन क्ले को पूरा भरोसा होता है कि वे सब मर चुके हैं। यह सुनकर एवा वहां से चली जाती है। अगले दिन एवा और क्ले एक बड़े गैरेज में घुसते हैं। वहां बहुत सारी बाइक देखकर क्ले बेहद खुश हो जाता है, लेकिन एवा को वहां डेड बॉडीज का एक झुंड दिखाई देता है। बातचीत में पता चलता है कि क्ले पहले डर्ट बाइक्स चलाया करता था। एवा क्ले से पूछती है कि क्या वह उसे वुडब्रिज पहुंचने में मदद कर सकता है। वह उसे बताती है कि कौन कौन से रास्ते मिलिट्री से सुरक्षित हैं। इस तरह क्ले अपनी बाइक चलाने की इच्छा पूरी कर सकता है और एवा अपने पति मिच को ढूंढ सकती है। क्ले इसके लिए तैयार हो जाता है और फ्यूल ढूंढने चला जाता है। तभी अचानक डेड बॉडीज में पड़ी एक औरत अपनी आंखें खोल देती है। वह उठ खड़ी होती है और दांत पीसने लगती है। क्ले एवा को देख लेता है और उसे भागने के लिए चिल्लाता है। दोनों जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और बिना किसी की नजर में आए वहां से भाग निकलते हैं। वे टूटी फूटी गाड़ियों से भरे हाईवे पर तेजी से बाइक चलाते हैं, लेकिन अचानक सामने से उन्हें मिलिट्री की गाड़ी आते हुए दिखाई देते हैं।
वे दोनों जल्दी से एक कार के पीछे छिप जाते हैं। एवा देखती है कि एक मरा हुआ आदमी उनकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह पास पहुंच पाए, सेना के जवान उसे गोली मार देते हैं। जैसे जैसे वे तबाही वाले इलाके के पास पहुंचते हैं, चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती हैं। फ्यूल भरने के बाद वे घने धुएं के बीच से आगे बढ़ते हैं और होबार्ट शहर पहुंचते हैं, जो पूरी तरह उजड़ा हुआ और जल रहा होता है। वे फिर से रुककर फ्यूल भरते हैं और एक कैफे में घुस जाते हैं। क्ले बहुत थक चुका होता है और उसका शरीर अकड़ गया होता है। एवा पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट होती है, इसलिए वह उसके कंधों की मालिश करने लगती है। मालिश करते समय एवा क्ले के हाथ पर बना एक टैटू देखती है और उससे पूछती है, क्या तुमने भी किसी अपने को खोया है? लेकिन क्ले कोई जवाब नहीं देता। तभी पीछे से एक मरा हुआ आदमी उनकी ओर बढ़ने लगता है और गुस्से में दांत पीसते हुए हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक सैनिक उसे गोली मार देता है। उस सोल्जर का नाम राइली होता है। वह उनसे पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। एवा बताती है कि वह अपने पति को ढूंढ रही है और क्ले उसकी मदद कर रहा है। यह सुनकर राइली क्ले को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाता है और एवा को एक कमरे में बंद कर देता है। अकेली कमरे में बैठी एवा को अपने पति मिच के साथ अपने रिश्ते की याद आने लगती है, जो धीरे धीरे टूटता जा रहा था। कुछ समय बाद राइली अकेला वापस आता है और एवा से कहता है कि क्ले भाग गया है और उसे अकेला छोड़कर चला गया। वह कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस दर्द से गुजर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें सुरक्षित तरीके से वुडब्रिज तक पहुंचाने में मदद करूंगा। एवा उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। रास्ते में राइली बताता है कि उसे कुछ जरूरी सामान लेने के लिए अपने घर रुकना पड़ेगा। यह सुनकर एवा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो राइली एवा को डिनर के लिए बुलाता है। इससे एवा को उस पर और भी शक होने लगता है। डिनर के दौरान एवा राइली और उसकी पत्नी की कुछ तस्वीरें देखती हैं। राइली बताता है कि डिजास्टर आने से 2 हफ्ते पहले उसकी पत्नी गर्भवती थी और उनका बेटा होने वाला था। उस समय वह ट्रेनिंग पर था। जब वह वापस लौटा तब तक उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसने खुद उसे एक गड्ढे में दफनाया था। मगर एवा उससे पूछती है, हम यहाँ से कब निकलेंगे? इस पर राइली जवाब देता है, चलने से पहले मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। बाद में एवा राइली की पत्नी का लॉकेट पहन लेती है, लेकिन उसकी अंगूठी नहीं पहनती। वह एक कैंची उठाकर तकिए के नीचे छिपा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी रक्षा कर सके। जब राइली कमरे में आता है तो एवा उससे कहती है, बस एक डांस, सिर्फ एक। राइली उसके साथ नाचने लगता है, लेकिन नाचते नाचते एवा को मिच के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जब वह उसके साथ ऐसे ही नाचा करती थी। तभी राइली की नजर उसके हाथ पर जाती है और वह देखता है कि एवा ने अंगूठी नहीं पहनी हुई है। वह जिद करने लगता है कि एवा उसकी पत्नी की अंगूठी पहने और उसके साथ दोबारा नाचे, मगर एवा साफ मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी अंगूठी नहीं उतारेगी। जब राइली जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो एवा उसके सिर पर वार करती है और वहां से भाग जाती है। वह खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन वहां उसे राइली की पत्नी की लाश दिखाई देती है। राइली जिद करता रहता है कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा जिंदा है। वह कहता है कि उसे अपने बच्चे की हलचल महसूस होती है। वह एवा से दरवाजा खोलने की गुहार लगाता है, लेकिन एवा खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाती है। एवा घर के अंदर रखी कार की चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन राइली उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे एवा गैराज में भागकर छिप जाती है। वहां वह कई लाशें देखती है जिन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है। उसे कुछ चार्ट और नोट्स भी मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि राइली इन मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। जब राइली उसे पकड़ने ही वाला होता है तो एवा चालाकी से उसकी पत्नी होने का नाटक करती है। वह मीठी आवाज में कहती है, डार्लिंग, मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिल रही है, क्या तुमने देखी? चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। जिसके बाद दोनों गैराज से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही राइली उसके पास आता है, एवा छुपाई हुई कैंची से उस पर हमला कर देती है और वहीं पर राइली की मौत हो जाती है। एवा कार की चाबी उठाती है और तेजी से कार की ओर भागती है। जैसे ही वह कार स्टार्ट करती है, वह चौंक जाती है। राइली की पत्नी उसकी कार के सामने खड़ी होती है, लेकिन एवा डर के बावजूद उसे नजरअंदाज करती है और वहां से निकल जाती है। रास्ते में एवा को वह पल याद आता है जब मिच उसे छोड़कर चला गया था। उसने यहाँ तक मना कर दिया था कि एवा उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने जाए। अगले दिन एवा को सड़क पर कुछ छोड़े हुए कपड़े मिलते हैं। वह उन्हें पहन लेती है और हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वह एवा पर अटैक करने वाला होता है, एवा पहले ही उसके सिर पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद एवा को एक कैंपर वैन मिलती है। वह उसके अंदर से पूरे फैमिली की लाशों को बाहर निकालती है और अब रिजॉर्ट यहाँ से सिर्फ 6 मील दूर रह गया होता है। रात के समय उस फैमिली का एक मेंबर अचानक जाग जाता है। एवा अपनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर देखने जाती है
वह देखती है कि वह आदमी अपनी ही फैमिली को दफनाने के लिए कब्र खोद रहा है। वह एक बार एवा की तरफ देखता है, फिर चुपचाप वापस मिट्टी खोदने लगता है। एवा उसकी मदद करती है और मिलकर पूरे फैमिली को दफना देते हैं। फिर वह आदमी इशारे से एवा से कहता है कि वह उसे भी मार दे। मजबूर होकर एवा अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार देती है। बाद में वह उसकी लाश को भी दफना देती है और कब्र पर उस परिवार की फोटो रख देती है। आखिरकार एवा एंसो रिजॉर्ट पहुंच जाती है। वहां उसने देखा कि लोग वहीं के वहीं तुरंत मर गए थे, जैसे समय थम गया हो और सब अपने आखिरी पोजीशन में जमे हुए हों। वह कमरों में घूमती है और आखिर में उसे मिच का कमरा मिल जाता है। एवा देखती है कि मिच अपने बिस्तर के पास मरा पड़ा है। उसका शरीर जला हुआ और काला पड़ चुका होता है। तभी एवा की नजर एक यंग लड़की के आईडी कार्ड पर पड़ती है और बाथरूम में मिच की शादी की अंगूठी पड़ी होती है। इससे एवा को समझ आ जाता है कि मिच उससे धोखा कर रहा था। एवा मिच के पास बैठ जाती है और कहती है, मैं यहीं हूँ मिच, हम इस सारी तबाही को यूं ही छोड़कर चल देंगे। वह उससे उठने की भीख मांगती है, लेकिन मिच नहीं उठता। तभी अचानक क्ले भी वहां पहुंच जाता है। बाद में दोनों समुद्र किनारे बैठते हैं। एवा उसे अपने बिगड़ते रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देती है। वह बताती है कि वह IVF तकनीक से मां बनना चाहती थी, लेकिन मिच ने मना कर दिया था। इसी दौरान वह किसी और के साथ संबंध में आ गई थी, लेकिन यहाँ आने से पहले उसने मिच को सब सच बता दिया था। उसे लगा था कि अगर वह मिच को किसी भी हालत में ढूंढ लेगी तो शायद उनके रिश्ते को ठीक कर पाएगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि यह मुमकिन नहीं है। क्ले भी अपना दर्द शेयर करता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे अलग हो चुकी थीं। वह यहाँ इसलिए आया था कि शायद इस काम को देखकर वे उसे अच्छे इंसान की तरह याद करेंगी, लेकिन उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद दोनों साथ में समय बिताते हैं, समुद्र में तैरते हैं, बातें करते हैं और थोड़ी शराब भी पीते हैं। अगली सुबह एवा अपनी अंगूठी निकालकर मिच के कमरे में रख देती है। वह और क्ले मिलकर मिच के शव को कपड़े में लपेटते हैं और एक नाव में रख देते हैं। फिर वे उस नाव को विशाल समुद्र की ओर रवाना कर देते हैं, जैसे मिच को आखिरी विदाई दे रहे हों। जब वे वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक उनकी कार के सामने एक मरी हुई औरत आ जाती है। एवा पहचान जाती है कि वह राइली की पत्नी है। एवा कार से उतरती है और देखती है कि उसके कपड़ों पर ताजा खून लगा हुआ है। तभी उसे दूर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एवा उस आवाज की ओर दौड़ती है और वहां उसे राइली का छोटा बेटा मिलता है। बच्चा जिंदा और पूरी तरह ठीक होता है। एवा उसे गोद में उठा लेती है और इसी के साथ दोस्तों यह कहानी खत्म होती है। आपको ये पूरी कहानी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।